हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज़ निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं और बिना सेपरेशन के हम उसको यूज़ में नहीं ले सकते। तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो वही सारे किस किस तरीके से हम उनका सेपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं एंड सेपरेशन उसके लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्यों यूज़फुल होता है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो डेली लाइफ है ना, डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बट हम हर चीज में सेपरेशन करते हैं। जैसे कि मान लो आप जब चाय पीते हो ना, तो जब आप चाय पीते हो तो आप स्ट्रेनर से क्या करते हो, चाय को अलग कर लेते हो और जो चाय की पत्ती होती है ना, टी लीव्स जो होते हैं, उसको आप अलग कर लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि टी लीव्स के साथ ही आप जो चाय है उसको पी लेते हो। तो वहां पर भी हमने सेपरेशन किया। मैं लेट सपोज आपको एक पीनट दे रही हूँ, ठीक है, खाने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसा तो नहीं है कि पीनट उठाया और पूरा खा लिया। पहले तो अगर वो छिला हुआ नहीं है तो पहले तो आप क्या करोगे, पीनट का जो बाहर वाला जो छिलका होता है उसको आप सेपरेट करोगे मेन पीनट से और उसके बाद में उसको खाओगे। ऐसा तो है ही नहीं कि नॉर्मली पूरा का पूरा ऐसे उठा करके आप लोग खा जाओगे, है ना। तो इसी तरीके से हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे जो डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें जिसमें हम सेपरेशन करते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है ऐसे ही फालतू में करे ही जा रहे हैं सेपरेशन। हर चीज का एक रीजन होता है, कुछ चीजें होती हैं, यूजफुल चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम सेपरेशन करते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पर एक टेबल है, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक टेबल ली जिसमें हम 3 कॉलम्स लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट इज सेपरेशन प्रोसेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कौन कौन सा सेपरेशन कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा पर्पस, कि हम वो जो सेपरेशन कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, किस लिए हम सेपरेशन कर रहे हैं। थर्ड कॉलम है हमारा व्हाट डू वी डू विद द जो हम सेपरेट करेंगे। जैसे मान लो कोई दो चीजें हैं, दो चीजों में से एक जो दोनों ही कंपोनेंट्स हमने अलग अलग कर लिए, तो जो हमने अलग किया है, सेपरेट किया है कंपोनेंट, उस सेपरेटेड कंपोनेंट का हम क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। आपने देखा होगा घर में मम्मी वगैरह होती हैं, जब राइस बनते हैं या कोई दूसरी दालें वगैरह बनती हैं, पल्सेस होती हैं जो, तो मम्मी पहले उसको साफ कर लेती हैं। उसमें जो भी स्टोन्स होते हैं या हस्क होता है उसको अलग कर लेते हैं और राइस को अलग कर लेते हैं, है ना। ऐसा देखा होगा, वो भी क्या है, सेपरेशन ही है। तो इसमें क्या किया है हमने, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस से हमने स्टोन्स को अलग कर लिया है। अब पर्पस इसमें क्या है हमारा, इसको हम जो पर्पस लेकर के चल रहे हैं वो है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। देखो यहाँ पर एक मेन चीज आपको दिख रही है कि डिफरेंट है बट यूजफुल है। यहाँ पर जो दोनों ही कंपोनेंट्स हैं जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। राइस अलग है और स्टोन्स अलग है, बट राइस भी यूजफुल है और स्टोन्स भी यूजफुल है। भाई राइस तो हम लोग खा लेंगे बना करके, बट जो स्टोन्स है उसको हमने क्या किया, गार्बेज में फेंक दिया। गार्बेज कहाँ चला गया, ओपन लैंड जो होते हैं वहां पर, जो भी कचरे वाली जो गाड़ियां आती है, सफाई कर्मचारी ले जाते हैं, वहां पर फेंकते हैं। लेकिन वो भी कहाँ जा रहा है, वो हमारे सॉइल में जा रहा है ना। तो वो यूजफुल तो वो भी हमारे लिए। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए यूजफुल रहेंगी, भले वो डिफरेंट है। व्हाट डू वी डू, हम जो सेपरेटेड कंपोनेंट है जो हमने अलग कर लिया, अलग क्या किया हमने यहाँ पर, जो हमने सॉलिड कंपोनेंट है, स्टोन जो है ना वो सॉलिड कंपोनेंट है, उसको हमने अलग कर लिया। उसका हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। हमने उसको अलग फेंक दिया, फेंकने के बाद में वो चला गया गार्बेज में। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने ये सेपरेशन कर लिया। सेकंड हो गया चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। देखो कभी कभी होता है ना, जब दूध होता है, दूध से हम लोग बटर बनाते हैं, बटर से घी बनता है, और घी वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम उसकी चर्निंग करते हैं, उसको हम मथते हैं अच्छे से, तो बटर तो हम निकाल लेते हैं। बटर निकालने के बाद में फिर क्या होता है, जो बाकी का जो उसका वेस्ट बचता है, जो पानी जो बचता है, उसको हम क्या करते हैं, कोई यूज में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टू रिमूव नॉन यूजफुल, उसका कोई भी यूज नहीं होता है, जो कि अलग जो सेपरेटेड कंपोनेंट है उसका कोई यूज नहीं, उसको हम फेंक देते हैं। तो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको हमने फेंक दिया। ठीक है, थर्ड क्या है, सेपरेटेड टी लीव्स। जो भी हम चाय वगैरह बनाते हैं, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें हमने टी लीव्स को टी से अलग कर लिया
और उसके बाद में देखो टी लीव्स जो होती हैं वो भी क्या होता है हमारे लिए बहुत अच्छी एक मेन्योर होता है, अच्छा खाद होता है। और बाकी वो अगर गार्बेज, क्योंकि ऐसा गार्बेज है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि हमारे सॉइल के लिए भी काफी अच्छा है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स। वो हार्मफुल कंपोनेंट्स हमारे लिए है, हम उसको नहीं पी सकते, बट वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। हम दोनों ही दो जो कंपोनेंट्स है, चाय है उसको भी हम यूज कर रहे हैं, और जो टी लीव्स है जो कि अलग हमने कर लिए उसको भी हम यूज करेंगे। हो सकता है मैन्योर की तरह यूज कर ले, हो सकता है वो सॉइल में चले जाए और सॉइल को और ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम जो भी इम्प्योरिटी जो हम सेपरेट कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट है जो हम सेपरेट कर रहे हैं, तो वो या तो फिर हार्मफुल भी हो सकता है, नॉन यूजफुल भी हो सकता है, और वो यूजफुल भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेपरेशन वहां पर जरूरी है। बिना सेपरेशन के बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम नहीं कर सकते, करेंगे भी तो प्रॉब्लम होगा। जैसे चाय ही ले लो, अगर हम चाय पियेंगे भी तब भी हमें अच्छी भी नहीं लगेगी और वो थोड़ी हमारे लिए हार्मफुल भी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से ये होता है हमारे लिए कि हमें सेपरेशन क्यों जरूरी होता है, क्यों ये हमारे लिए यूजफुल होता है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उसका जो हम सेपरेशन करते हैं वो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका सेपरेशन एक जैसा ही होता है। आप देखो, आप चाय से जो टी होती है, टी लीव्स को आप अलग करते हो, उसका मेथड अलग है। ठीक है, इसके अलावा जब आप स्टोन्स निकाल रहे हो राइस से, तो उसका मेथड अलग है, वो तो आप नहीं निकाल रहे हो स्ट्रेनर की हेल्प से, बट टी लीव्स को आप स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल रहे हो। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंसेस। तो हम उसके बारे में एक बार स्टडी कर लेते हैं। हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जो भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम सेपरेट करेंगे तो हम अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंसेस। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैंड पिकिंग की। देखो, हैंड पिकिंग नाम से ही पता चल रहा है कि हैंड पिकिंग, जो हम हाथों को अपने यूज करके जो सब्सटेंसेस हमारे होते हैं उनको अगर हम सेपरेट करेंगे तो वो जो मेथड हमारा होगा उस मेथड को हम हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि राइस में से स्टोन्स को हम अलग करते हैं, तो हम ऐसा तो है नहीं उसके लिए कोई मशीन्स यूज करते हैं। मम्मी क्या करती हैं, हाथ से ही उसको जो भी हमारे स्टोन्स वगैरह होते हैं उसको अलग कर देती है और राइस को अलग कर देती है। वैसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, कि अगर मैं आपको एक बास्केट दूं जिसमें मैंगोज रखे हैं और गुआवा रखे हैं, और आपको गुआवा और मैंगो अलग अलग कर रहे हैं, तो आप इजिली कर लोगे, उसमें कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसकी बस ये कंडीशन होती है कि कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इन इम्प्योरिटीज। मतलब कि जो हम इम्प्योरिटी को सेपरेट कर रहे हैं वो कम से कम थोड़ी बहुत इतनी होनी चाहिए कि हमारे हाथ में आ सके। ठीक है ना, और हम उसको थोड़ी लार्ज होनी चाहिए साइज में, जैसे कि हम स्टोन भी इजीली अलग कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े बहुत तो हम बड़े होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, गुआवा हो गए, मैंगो हो गए, जो एग्जांपल मैंने दिया था, थोड़ा इनका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, तो उसको हम हाथों से ही अलग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि सैंड दे दिया, उसमें सॉल्ट मिला करके दे दिया, मैंने बोला कि आप सैंड अलग कर दो, सॉल्ट अलग कर दो, क्या ये चीज पॉसिबल है हैंड पिकिंग के मेथड से? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो उस केस में हम हैंड पिकिंग मेथड यूज नहीं कर सकते। तो इसकी कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गई है कि लार्ज स्लाइटली कैसा होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए। सेकेंड हम बात कर लेते हैं थ्रेशिंग की। तो थ्रेशिंग के मेथड में क्या होता है कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं ना, तो ग्रेन क्या, जैसे मान लो आपके जो वीट है, वीट की जो क्रॉप है, तो आपने देखा होगा जब वीट की जो क्रॉप होती है उसके वीट के ऊपर एक छिलका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं या हस्क बोलते हैं। तो वो जो स्टॉक है, बाहर का छिलका है, उसको हमें क्या करना है, अलग करना है। ऐसे तो है नहीं कि हम उसके साथ में ये वीट को खा लेंगे। तो उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं, वो उसकी सबसे पहले तो हम हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग करने के बाद काफ़ी दिन तक हम लगभग 10 to 15 डेज आराम से उसको हम धूप में डाल देते हैं, धूप में अच्छे से सुखा लेते हैं। वो सूख जाता है ना, तो उसको हम कोई बड़ा सा जो स्टोन होता है ना, उस पर हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से उसको पटकेंगे,
ठीक है। पटकने से क्या होगा, वो जो क्योंकि सूख चुका है, जो बाहर का स्टॉक है, तो वो सूखने की वजह से वो अलग हो जाएगा, और जो हमारे ग्रेन्स हैं, लेट सपोज वीट है तो वीट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। द प्रोसेस टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो भी ग्रेन्स को हम स्टॉक से अलग कर रहे हैं, तो या तो हम, आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें एक पिक्चर भी दे रखा है कि बड़ा सा हमने स्टोन ले लिया है ना, उस स्टोन पे हम तेज तेज से क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी क्रॉप है उसको हम पटक रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि वो अलग हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कि हम ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करते हैं, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है विनोइंग। विनोइंग में क्या होगा, विनोइंग में फिर जैसे हमने मान लो जो हमारे थ्रेशिंग हमने कर ली, थ्रेशिंग करने के बाद में हमारी जितनी भी ग्रेन है ना, तो वो जो ग्रेन है हमारा, तो वो अलग कर लिया। बट ऐसा तो नहीं कि वो ग्रेन बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल साफ होगा, उसमें जरा सी भी हस्क नहीं होगी, है ना, भूसी वगैरह कुछ भी नहीं होगी उसके अंदर, तो होगी थोड़ी बहुत तो होगी। अब हम उसको अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सूप हमें लेना है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में, थोड़ा विलेज एरिया में आप गए होगे, तो एक सूप से हम इस तरीके से थोड़ा सा हवा में खड़े हो जाते हैं और उसको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो हवा की वजह से, एयर की वजह से जो भी लाइटर, जो हस्क वगैरह होते हैं, वो लाइट होते हैं वेट में, तो वो उड़ जाते हैं। और बाकी जो ग्रेन है, क्योंकि वो हैवी होता है तो वो उड़ता नहीं, तो वो नीचे चला जाता है और नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो विनोइंग की जो हमारी कंडीशन है वो यही है कि विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। अगर देखो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम विनोइंग कर रहे हैं, जो हम सूप से इस तरीके से उसको जो हम इस तरीके से सूप में जो भी हमारे ग्रेन्स होंगे उसको हम हिलाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उड़ जाएंगे जो भी लाइटर कंपोनेंट है। अगर मान लो यही वाला मेथड हम उसमें यूज कर लें जहाँ पर स्टोन है, तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो स्टोन उड़ेंगे ना तो राइस उड़ेंगे, तो वहां पर हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन है कि सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, ताकि जो लाइटर कंपोनेंट है वो उड़ जाए हवा की वजह से, और जो हमारा हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे जा करके इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम विनोइंग मेथड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है सीविंग। सीविंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि घर में जो स्ट्रेनर वगैरह यूज करते हैं हम छानने के लिए, जैसे आटा होता है, तो आटे को हम लोग क्या नीडिंग से पहले उसको छान लेते हैं ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, है ना। तो उसमें हम स्ट्रेनर यूज करते हैं। इसके अलावा चाय हो गई, चाय के लिए भी हम लोग टी लीव्स को अलग करने के लिए स्ट्रेनर यूज करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन जो एरिया होते हैं, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, पेबल्स को अलग कर लेते हैं, और जो सैंड है उसको अलग करने के लिए एक वो लोग क्या करते हैं कि बड़ा सा एक ऐसा तिरछा सा स्ट्रेनर रखते हैं, और उसमें वो लोग जो सैंड है वो डालते हैं, पेबल्स अलग हो जाते हैं और सैंड नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम सीविंग मेथड बोलते हैं। सीविंग मेथड में अब देखो, जब जो भी आपने ये चीजें जो मैंने एग्जांपल बताए, इसमें एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है, जब हम दो कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट जो है वो उसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है और दूसरे कंपोनेंट का साइज कुछ ज़्यादा छोटा है। जैसे कि अगर आप ले लो जो मैंने अभी आपको बताया कि आप टी का जो एग्जांपल है वो ले रहे हो, टी तो क्या एक लिक्विड है और उसका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तो उसकी वजह से वो पास आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे स्ट्रेनर से। बट जो टी लीव्स है वो स्ट्रेनर से बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरीके से जो पेबल्स है वो उनका साइज बड़ा होता है, बट जो सैंड है, सैंड का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। तो सैंड तो नीचे निकल जाएगी बट पेबल्स नहीं निकल सकते। और जो हमारे घर में आटा वगैरह होता है उसमें जो इम्प्योरिटी जितनी भी बड़े साइज की होती है, जो कि जो सीविंग जो हमारी होती है, स्ट्रेनर जो हमारा होता है, तो उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन है सीविंग में वो ये है कि सीविंग इज यूज्ड when components of a mixture have different sizes। अगर इनका साइज सेम होगा तो हम लोग क्या है, इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, हम सीव को यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हमें ये देखना होगा, अगर साइज डिफरेंट है तो हम सीविंग मेथड इजीली यूज कर सकते हैं, वो भले लिक्विड हो या तो फिर सॉलिड हो, दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो
तो ये हो गया हमारा सीविंग का मेथड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हमारे घरों में होता है, मम्मी करती हैं यूज किचन में। आप लोगों ने डेली देखा होगा कि जैसे कि कभी भी कोई भी आपके यहाँ कोई वेजिटेबल है, अगर कट करके उसको पहले पानी में भिगो दिया जाता है, या तो फिर सबसे अच्छा एग्जांपल है राइस का ही ले लो। राइस क्या होते हैं, जब वो धोए जाते हैं, वॉश किए जाते हैं बनाने से पहले, तो मम्मी क्या करती है, पहले थोड़ी देर उसको पानी में डाल के रख देती, भिगो देती है। उससे क्या होगा, जितनी भी जो मड होती है, जो राइस के अंदर गंदगी है, वो ऊपर आ जाती है और जो राइस है वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर मम्मी क्या करती है, उस बीकर को, सॉरी उस जो बर्तन है, बर्तन को थोड़ा सा टिल्ट करेगी। टिल्ट करने के बाद में वो जो गंदा पानी है वो बाहर चला जाता है और नीचे क्या बच जाता है, नीचे साफ जो फ्रेश एकदम राइस होते हैं वो बचते हैं, है ना। तो वही जो मेथड होता है उसी को ही हम डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ही बोलते हैं। सेडिमेंटेशन कुछ और नहीं होता, सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटी, या फिर जो भी हमारा वन सब्सटेंस है, सेटलिंग डाउन ऑफ वन सब्सटेंस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जैसे कि अगर कोई भी दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, उसमें से अगर एक सब्सटेंस नीचे सेटल हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैंने एक सैंड, एक पानी लिया, पानी में मैंने क्या किया, सैंड मिला दिया अच्छे से, चॉक पाउडर ले लिया या सैंड ले लिया, कुछ भी ले लिया, मैंने उसको मिला दिया। अब पानी एक सब्सटेंस हो गया, वाटर एक सब्सटेंस हो गया, और दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया, सैंड हो गया। ठीक है, एक तो हो गया मेरा वाटर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्लस दूसरा क्या हो गया, सैंड हो गया। ठीक है, अब वाटर एंड सैंड को मुझे अलग करना है। मैं यहाँ पर इसमें पानी में थोड़ी देर उसको रेस्ट के लिए रखूंगी। रेस्ट होने पर क्या होगा, नीचे जो सैंड है, ये जो ब्लू कलर में है, ये नीचे सैंड है, तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, और ऊपर वाटर आ जाएगा। तो ये जो नीचे हमारा सैंड सेटल हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट भी बोलते हैं। जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम सुपरनेटेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ऊपर का जो पानी होता है, जो ऊपर का जो भी सब्सटेंस है, वाटर नहीं, कोई भी सब्सटेंस अगर ऊपर बचता है, तो वो क्या हो गया हमारा, सेडिमेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जहां पर ये पूरा सेटल डाउन हो रहा है, सेटल हो रहा है अच्छे से, तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। अब क्या हो रहा है, हमने जब ये पानी ऊपर हो गया, सैंड नीचे रह गया, अब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। ये बीकर ए ही है हमारा, तो हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और बीकर बी में जो पानी जो ऊपर ऊपर जो रह रहा था, उसको हम इसमें पोर कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो वाटर है, जिसको हमने क्या बोला है, सेडिमेंट बोला है, सेडिमेंट हमारा इसमें आ गया, और इसमें नीचे क्या बचा हमारे, इसमें हमारा बचा सुपरनेटेंट। इसमें हमारा बचता है सुपरनेटेंट, मतलब जो सैंड है वो इसमें बची और वाटर इसमें आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ये जो यहाँ से इम्प्योरिटी यहाँ पर रख दी और बाकी पानी हमने इसमें ले लिया, तो हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। यही सेपरेशन जो होता है, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। मतलब सेटलिंग डाउन तो हो गया, सेडिमेंटेशन, सेटलिंग डाउन के बाद में हमने दोनों को सेपरेट कर लिया टिल्ट करके। एक में तो हमारा सुपरनेटेंट आ गया और दूसरे में सेडिमेंट आ गया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन बोलेंगे। तो कभी भी ऐसा होता है अगर हमारा कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, अगर हम कोई भी दो चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं तो हमें एक साथ ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेडिमेंटेशन करेंगे तब भी वो दोनों सेपरेट हो गए, या फिर सिर्फ डिकेंटेशन कर लिया तब भी सेपरेट हो गए। अगर हमें दोनों को सेपरेट करना है तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन साथ में ही करना पड़ेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वाटर आया है, जो सैंड से हमने अलग किया है, क्या वो वाटर बिल्कुल प्योर है, उसमें बिल्कुल भी सैंड नहीं होगा। आप लोग अगर ये घर पर भी करके देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ, सैंड नीचे सेटल डाउन हो गया, लेकिन जो वाटर ऊपर ऊपर आया है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत मड है, थोड़ी बहुत सैंड है। तो इसीलिए ये मेथड थोड़ा हमारा यूजफुल नहीं होता है। हमें इसके लिए दूसरा मेथड चाहिए होता है, विच इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है ना, तो हम इसमें अब फिल्ट्रेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारा एक मेथड हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड।
फिल्ट्रेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक तो ले लिया है, कोन ले लिया है, ठीक है। एक हमने यहाँ पर बीकर ले लिया है, या तो फिर कोई भी आप ऐसा कोई भी टम्बलर भी ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक स्टैंड ले लिया है जिससे हमने ये बीकर को कनेक्ट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक हमने फिल्टर पेपर ले लिया, ठीक है, विच इज राउंड इन शेप। फिल्टर पेपर को हम लोग पहले तो यहाँ से बीच में से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद में कुछ हम डबल हम उसको फोल्ड करेंगे। पहले हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम इस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में उसको हम एक कोन टाइप का बना लेंगे, ठीक है। या तो फिर आप नॉर्मली अगर उसका कोन बना सकते हो तब भी आप कोन बना सकते हो। कोन बनाने के बाद में आप ये जो हमारा कोन है ना, इसके अंदर फिट कर दोगे उसको, ठीक है। फिट करने के बाद में ये वो जो हमारा सेडिमेंट वाला जो वाटर था ना, तो वो वाला जो वाटर है वो जब हम इसमें पोर करेंगे, पोर करने के बाद ये जो हमारा फिल्टर पेपर होता है, इस पेपर को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फिल्टर पेपर होता है ना, तो ये क्या करेगा, सैंड को ऊपर ही रोक लेगा, नीचे उसको पास नहीं करेगा, और सिर्फ जो हमारा वाटर है उसको पास कर देगा। तो सैंड तो हमारी यहीं पर ही रुक जाएगी, और जो हमारा वाटर है वो हमारे नीचे जो भी हमने टम्बलर रखा है, बीकर रखा है, कुछ भी रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस मेथड से क्या है ना कि हमें जो वाटर मिलेगा वो बिल्कुल एकदम प्योर होगा, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। तो चीज कह सकते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेशन मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, है ना, क्योंकि इसमें हमें जो वाटर मिल रहा है वो एकदम प्योर है, उसमें कोई भी सैंड नहीं है, या फिर इम्प्योरिटी कह लो, इम्प्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए हम अगर हमें कोई भी चूज करने को मिले कि हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन करेंगे, तो हम फिल्ट्रेशन मेथड ही यूज करें। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, तो उसको हम अलग कैसे करेंगे। ना तो हम वहाँ पर विनोइंग यूज कर सकते हैं मेथड, ना तो हम हैंड पिकिंग यूज कर सकते हैं, ना तो हम थ्रेशिंग यूज कर सकते हैं। इवन हम फिल्ट्रेशन जो वाला जो मेथड है हमारा, वो भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन में तो चलो ठीक है, वाटर में एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे सैंड है, तो सैंड डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन मेथड से हमने उसको अलग कर लिया था। बट यहाँ पर वो तो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्ट या फिर शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, ऐसा कोई भी चीज ले सकते हो वाटर के साथ में जो कि पूरी तरीके से डिसॉल्व है। इसको हम सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन मेथड का यूज करेंगे। इवेपोरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी डेली लाइफ का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। आपको क्या करना है, एक ग्लास लो, एक ग्लास में थोड़ा सा वाटर है उसको फिल करके और ओपन एरिया में रख दो जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। अगर आप 4 से 5 घंटे के बाद देखोगे, अगर वाटर का लेवल पहले यहाँ पर था, तो कुछ घंटे के बाद में वाटर का लेवल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि जो बाकी का पानी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर ऊपर चला गया, ठीक है। तो यही होता है हमारा इवेपोरेशन, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है जो भी हमारा लिक्विड होता है। और अगर मान लो इसमें ही हमने क्या किया, इसी टम्बलर में ही हमने सॉल्ट भी इसके साथ में डिसॉल्व कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, वाटर जितना भी है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा, क्योंकि सॉल्ट तो वाटर में वेपर में चेंज नहीं हो सकता है। तो सॉल्ट हमने अलग कर लिया, और जो हमारा वाटर है वो अलग कर दिया हमने वेपर के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं दो सब्सटेंसेस का, और यही प्रोसेस हमारा इवेपोरेशन हो गया। बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो आपने वैसे पहले भी पढ़ा होगा कि कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। यही इवेपोरेशन जो होता है, सबसे पहले आपको मान लो घर में भी ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको एक जो सॉल्ट है उसको वाटर के साथ में डिसॉल्व करके दे दिया जाए, तो आप सनलाइट की जगह पे आप क्या कर सकते हो कि जो गैस है, गैस पर या फिर आप उसको गर्म कर सकते हो। गर्म करने के बाद में थोड़ी टाइम के बाद आप देखोगे कि जो पानी जब गर्म हो जाता है, तो वेपर के फॉर्म का जो फॉर्म है उसमें वो ऊपर चला जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा पानी, और नीचे क्या बचेगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ वहां पर सॉल्ट बचेगा, ठीक है। आपने अगर देखा हो, वैसे अगर आपने ये प्रोसेस देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं भी देखा हो तो जो हमारा सॉल्ट बनता है उसका भी यही मेथड होता है, इवेपोरेशन ही। उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा मान लो सी है, ठीक है, इसके आसपास का जो भी एरिया होगा हमारा, तो वहां पर इस टाइप से ना पिट्स बना दिए जाते हैं,
ठीक है। अब यहाँ से जितनी भी वेव्स यहाँ तक आएंगी, वेव्स आएंगी तो वापस भी जाएंगी, जब वो वापस चली जाती है तो जो ये पिट्स होते हैं ना, पिट्स में पानी रह जाता है, ठीक है। अब ये पिट्स में वाटर इसमें रह गया तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में इवेपोरेशन होगा, क्योंकि सनलाइट तो यहाँ पर भी आएगी ओपन स्पेस में, तो यहाँ जो पिट्स में जितना भी वाटर है वो तो ऊपर चला गया वेपर के फॉर्म में। अब इन पिट्स में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा, क्योंकि जो हमारा सी होता है, ओशियन होता है, उसका पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है ऑफ कोर्स। तो जो वाटर के अंदर सॉल्ट होगा वो इन पिट्स में ही बचेगा, बाकी का सारा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, और इस तरीके से सॉल्ट बनता है, उसके लिए भी कोई अलग से मशीनरीज वगैरह ऐसे बनाई नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेथड इवेपोरेशन का। अब हम बात ये कर लेते हैं कि क्या हम लोग हर सब्सटेंस को अलग करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज करेंगे, वो हैंड पिकिंग हो, विनोइंग हो, थ्रेशिंग हो, फिल्ट्रेशन हो, कुछ भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हम अलग अलग मेथड्स भी यूज करें कोई भी एक चीज को या एक से ज्यादा चीज को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ऐसा है कि जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे अगर हमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अलग करना है तो हम सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा हम मेथड यूज़ करें। जैसे उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मैं आपको एक सॉल्यूशन बना करके दे रही हूँ, जिसमें क्या है, मैंने एक ग्लास वाटर लिया, उस वाटर में मैंने सैंड डाल दिया, सैंड डालने के बाद उसी वाटर में ही मैंने कुछ सॉल्ट डाल दिया, और सॉल्ट डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया। अब उसमें डिज़ोल्व क्या होगा, जैसे कि ये मेरा ग्लास है, इसमें मैंने कुछ तो सैंड डाल दिया और कुछ सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब सैंड जो होगा वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा, बट सॉरी जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा, बट सैंड डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम अब थोड़ा सा रिकॉल करो कि वाटर में जो हम लोग अनडिज़ोल्व होता है जो भी सब्सटेंस, तो उसको हम अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, अनडिज़ोल्व को अलग करने के लिए हम सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, उस वाटर को सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन या तो फिर फिल्ट्रेशन का मेथड जो है उसको यूज़ करके हम लोग वाटर को बिल्कुल अलग कर लेंगे। अब वो जो वाटर है वो कैसा वाटर रह गया, वो वाटर में सैंड तो अलग हो गया बट उसमें सॉल्ट रह गया, वो सॉल्टी वाटर, क्योंकि फिल्ट्रेशन कर लो, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कर लो, सॉल्ट को तो अलग नहीं कर पाएगा। तो उस सॉल्ट को अलग यूज करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए हमने अभी कौन सा मेथड यूज किया था, इवेपोरेशन मेथड यूज किया था, ठीक है। तो हम लोग एक ही प्रोसेस में यहाँ पर हम सॉल्ट भी अलग कर रहे हैं और हम सैंड भी अलग कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कितने मेथड्स यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन या तो फिर फिल्ट्रेशन, पहला मेथड हो गया। दूसरा हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, इवेपोरेशन यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम दो मेथड भी एक जगह पे यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक आपकी एनसीईआरटी की बुक है, वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस आपसे कर लेती हूँ कि मान लो मेरे पास में एक कैटल है, ठीक है, और ये कैटल किस तरीके की है कि यहाँ पर थोड़ा सा वाटर है, और उस वाटर में क्या है, वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है। कैसा वाटर है ये, थोड़ा सा सॉल्टी वाटर है। अगर मुझे इसको अलग करना है, ठीक है, इसमें जो सॉल्ट है और जो वाटर है उसको अलग करना है, तो पहले मैं इसको गर्म करूंगी, हीट आएगी इसमें से, ये वाटर कैसा हो गया, गर्म हो गया। गर्म होने के बाद इसमें जो भी वेपर बनेगा, जो भाप बनेगी, वो बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में मैंने एक प्लेट यहाँ पर लगा दी या लिड लगा दी, कुछ भी मान लो, और इसके ऊपर मैंने सॉल्ट रख दी, इसके ऊपर मैंने आइस रख दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब यहाँ पर आइस रखूंगी तो ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एकदम कोल्ड हो जाएगा, इसकी वजह से, आइस की वजह से। अब जब ये जो भाप है, ये जो हमारा वेपर है, वेपर क्या हो रहा है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा
तो इसके कांटेक्ट में आने के बाद में वापस में लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आपने अपने घरों में किचन में देखा होगा, जब दूध गर्म होता है, गर्म होने के बाद में अगर हम उस पर लिड लगा देते हैं, कुछ टाइम के बाद अगर हम लिड हटा करके देखते हैं, ढक्कन हटा करके देखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा वाटर की एक लेयर होती है उस ढक्कन पे। क्यों होती है? क्योंकि जो भाप ऊपर जाएगी, ऊपर ठंडी होने के बाद में वो क्या होती है, वापस से वाटर में चेंज हो जाती है। तो यही जो हमारा प्रोसेस होता है यहाँ पर, तो जो ये जो प्रोसेस है, ये भाप में जो चेंज हुआ है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और जब ये जो हमारा वेपर है, वेपर ठंडा हो गया आइस के कांटेक्ट में आने के बाद और वापस से लिक्विड में चेंज हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो हम कंडेंसेशन का हम लोग डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, ठीक है। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू लिक्विड आफ्टर कूलिंग इट डाउन, या ठंडा करने के बाद में अगर हम जो हमारा वेपर है उसको हम लिक्विड में अगर चेंज कर देते हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो मेथड यूज कर रहे हैं, एक तो इवेपोरेशन मेथड हो गया जिसमें हम भाप में चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा। और दूसरा, हम इसी को ही, अब जो भाप हो गई, भाप को हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, चेंज करके हम यहाँ पर ड्रॉप्स के फॉर्म में, क्योंकि ठंडा हो गया, नीचे वाटर के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पर हम लोग इसको वापस से इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये वाला जो वाटर होगा, इसमें कोई भी सॉल्ट ही नहीं होगा, ये बिना सॉल्ट का वाटर होगा, क्लीन वाटर होगा बिल्कुल, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर भी दो मेथड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपका जो ये चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये कि कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो हमारा वाटर होता है उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि अनडिजॉल्व होती हैं, जैसे सैंड हो गया, चॉक डस्ट हो गई है ना, सॉ डस्ट हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें अनडिजॉल्व होती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमारे वाटर में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो सकती हैं, है ना, जैसे कि लेमन जूस हो गया, जैसे कि सॉल्ट हो गया, जैसे कि शुगर हो गया, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इसीलिए हम इसको जो है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं वाटर को, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या सारी की सारी चीज़ें जो हम डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, वो कोई भी अमाउंट में डिजॉल्व हो सकती हैं, मतलब हम उसमें डालते रहे वो डिजॉल्व होते रहेंगे। इसके लिए आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि मान लो मैंने एक ग्लास यहाँ पर वाटर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने 2 स्पून डाला, 3 स्पून डाला, 4 स्पून डाला, इसमें डालती गई। तो एक मान लो मैंने इतना डाल दिया, 50 60 इतने स्पून में डालती गई। अब एक स्टेट वहां पर ऐसी आएगी कि इसमें जो हमारी सॉल्ट हम डाल रहे हैं ना, तो वो कुछ अमाउंट नीचे अनडिजॉल्व रह जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। कुछ एक जो अमाउंट है वहां तक तो डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि भाई 50 स्पून तक ही डिजॉल्व होगा, हो सकता है 45 हो सकता है 46 हो या 50 हो या उससे ज़्यादा हो। तो एक कोई फिक्स अमाउंट मैं नहीं बता सकती, बट एक अमाउंट होगा जहाँ तक डिजॉल्व होगा, लेकिन उसके आगे जैसे ही आप उसमें और सॉल्ट डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट नीचे रह जाएगा। तो ये जो हमारा सोल्यूशन है, जहाँ पर एक ऐसा सोल्यूशन जब बन गया जहाँ पर उससे ज़्यादा अगर कोई भी आप सब्सटेंस डाल रहे हो और वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो गया, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर हम सब्सटेंस और ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा, मतलब डिजॉल्व नहीं होगा। तो एक मैक्सिमम लिमिट हो गई उसकी डिजॉल्व करने की, उस सोल्यूशन की, उससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकता। तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है,
इसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। ये है आपके एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि आप जो भी आप डिसॉल्व कर रहे हो सब्सटेंस उसको करते रहो, फिर आपको पता चल जाएगा लगभग कितने स्पून के बाद में वो डिसॉल्व होना बंद हो रहा है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हो कि आप थोड़ा सा वाटर और ऐड कर सकते हो। भाई वाटर ऐड कर सकते हैं वो बात अलग है कि हाँ ठीक है, थोड़ा और पानी, हमने एक गिलास के बजाय और पानी ऐड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हम और ज़्यादा चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं। बट एक लिमिट तो उस पर भी आएगी ना, वाटर ज़्यादा ले लेंगे तो ज़्यादा वाटर की भी एक लिमिट आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि उसकी लिमिट नहीं आएगी, है ना। अब हम क्या इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं सब्सटेंस। मान लो मैंने यहाँ पर एक लिमिट बना दी, ये 50 है, 50 स्पून्स जो है 50 स्पून्स के बाद में डिसॉल्व नहीं होगा, सैचुरेशन का पॉइंट आ जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या इसको और ज़्यादा हम किस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्ट को या शुगर को, जो भी हम लेते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें हम क्या करें, अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं ना, तो हम कुछ स्पून्स इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमारा जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम थोड़ा गर्म करेंगे तो उसमें हम और ज़्यादा सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब एक और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सभी सब्सटेंस के लिए सेम अमाउंट है। मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, तो सॉल्ट में जो सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है उसकी लिमिट कितनी है, 50 स्पून्स। क्या ये शुगर के लिए भी 50 स्पून्स ही रहेगी, मतलब यहाँ पे सॉल्ट का अगर हम 50 स्पून्स डाल रहे हैं उसके आगे हम डिसॉल्व नहीं कर सकते सॉल्ट को, तो क्या शुगर के लिए भी 50 स्पून्स होगी, ऐसा नहीं है। हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग अमाउंट होता है। आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो घर पे, थोड़ा साइंस के लिए एक्टिविटीज करनी भी चाहिए हमें, और आपकी एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखी है, वो ऑफ कोर्स हमें थोड़ा ट्राई करते रहना चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट हमारा बना रहे। तो इसमें क्या है, अगर हम सॉल्ट जो है हमारा, सॉल्ट का एक बार करके देखो, उसके बाद आप शुगर का करके देखो, शुगर का अमाउंट जो है वो जिसके लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है वो अलग होगा, सॉल्ट के लिए अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस के लिए कितना अमाउंट बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसी के साथ में हमारा चैप्टर फिनिश। आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड लाइक करना भी मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।